अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पता है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस हो या तोशाखाना केस हो, इस किस्म के केसेस उनके गले पड़ सकते हैं। अब वो अपने इर्द गिर्द एक हसार कायम करना चाहते हैं ताकि अपने आप को महफूज रख पाएँ। फ़ॉरेन फंडिंग केस अपने आखिरी मराहिल में है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम अकबर एस बाबर, बानी रुकन तहरीक इंसाफ, जिन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग केस को लीड किया, उनसे बात करेंगे और उनके साथ हमें अहमद बिलाल महबूब साहब जो सदर पिलडेट हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। आधा पाकिस्तान शदीद आइनी बहरान की जद में है। गवर्नर पंजाब में चिपके हुए हैं उस्मान बुज़दार के एरा से और वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ही मैंने सही तरीके से कबूल नहीं किया तो नया चीफ मिनिस्टर कहाँ से आ जाएगा। आइनी बहरान क्या है पंजाब में और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सलमान अकरम राजा में ज्वाइन करेंगे माहिर कानून। मुआशी बदहाली किसने पैदा की, हुकूमत की तरफ से ज़्यादा शुमार आए हैं, उसका जवाब दिया PTI की तरफ से। दोनों में फैसला कौन करेगा। पाकिस्तान का जो नुमाइंदा फोरम है जिसको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नुमाइंदा फोरम कहा जा सकता है, FPCCI, उसने अपील जारी की है मौजूदा हुकूमत को इंडोर्स करते हुए कि इन मामलात को दुरुस्त करें क्योंकि पिछले हालात कुछ ठीक नहीं थे। इनसे पूछ लेंगे कि इनके ख्याल में हालात यहाँ तक किसने पहुँचाए। प्रोग्राम में बहुत सी और बातें भी शामिल हैं जो बहस की सूरत में आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करते हैं फॉरेन फंडिंग केस से। आइए जी बात कर लेते हैं अकबर एस बाबर साहब से। बिलाल साहब भी हमारे पास मौजूद हैं पिलडेट की तरफ से, और अकबर एस बाबर साहब तो मशहूर हो गए हैं बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, लेकिन PTI के फाउंडिंग मेंबर है तो इस वजह से उनकी वजह शहरत वो भी है। बाबर साहब, अब PTI ने ये कहना शुरू कर दिया है जी कि ये जो हमारे लिए कदगन लगाई थी 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन फैसला करे, इसको उन्होंने चैलेंज किया। आप क्या समझते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर जो फैसला आना है उसने क्या कंपल्शन क्रिएट की है PTI के लिए? मतलब आप जानते हैं कि ये फैसला आपके अपनी समझ बूझ और तमाम इस केस की जो उठान है उसके मुताबिक वो फैसला जो है PTI के इतना खिलाफ होगा कि अब 30 दिन की डेडलाइन को भी वो कैंसिल करवाना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं तो खैर पहले दिन से कह रहा था, लेकिन जब से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई जनवरी 4 को, और वो जो मेरे तमाम इल्जामात थे, ऑल्दो उसमें लिमिटेशंस हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज तमाम मेरे इल्जामात साबित हो गए कि गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, गैर कानूनी और गैर मुल्की फर्म्स ने, कंपनीज ने फंड किया है, अकाउंट्स को कंसील किया गया है, और तो फॉल्स एफिडेविट दिया है इमरान खान ने, जो हर साल देता है एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी, जो सर्टिफाई कर रहा है और कहता है कि मैं ये कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई ट्रांसपेरेंट हूँ मेरा तमाम रिकॉर्ड। तो ये चीजें तो मैं खैर मुझे तो मालूम था, मैं तो बड़े अरसे से बड़ी कन्विक्शन से कह रहा था, लेकिन जब स्क्रूटनी कमेटी की आ गई रिपोर्ट, और ये उस वक्त आई जब इनकी हुकूमत थी 4 जनवरी को, तो इन्होंने 2.5 महीने लिए सिर्फ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पे अपने कमेंट्स जमा कराते कराते मार्च 15 को इन्होंने जमा कराए। अब जो मार्च 15 को इन्होंने जो जमा कराए हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी सीरियस इंडाइटमेंट। उन्होंने अपने खिलाफ जो चीजें लिखी है, मसलन उन्होंने 11 अकाउंट्स को डिसओन किया है और साथ कहा है कि जी ये 11 अकाउंट्स जो थे इनका हमें इल्म उस वक्त हुआ जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड 2018 में निकला, और इन अकाउंट्स को वो कहते हैं कि जितना इसमें पैसा आया पाकिस्तान से या बैरून मुल्क से, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं कि इज्तिमाई नतीजा आपके ख्याल में कौन लोग ऑपरेट करते थे? असद करता था। बाबर साहब, आपके ख्याल में इज्तिमाई नतीजा क्या निकल सकता है अगर वो तमाम तफसीलात ज़हन में रखें जिनसे ये केस गुजरा है तकरीबन 8-9 साल, क्या नतीजा निकल सकता है? जी बाबर साहब, आप जी। जहां तक इसका नतीजे का ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा हेजिटेंट इस वास्ते हूं कि मैं लिटिगेंट हूं, मैं पिटिशनर हूं, सो मैं प्री जज नहीं करना चाहता इलेक्शन कमीशन के जो जजमेंट है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो कानून कहता है वो बड़ा क्लियर है। जिस तरह भी हाई कोर्ट ने जो लेटेस्ट फैसला दिया, और बाय द वे ये फैसला उस रिट पिटिशन पे दिया जो इन्होंने फाइल की थी, जो असद उमर ने PTI की तरफ से फाइल की थी, मैंने नहीं फाइल की थी। अगर ये रिट पिटिशन ना फाइल करते तो शायद ये 30 दिन की कदर ना होती, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अहम बात और भी लिखी 30 डेज के अलावा कि इसको आप कंप्लीट करें। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है
तो इसके इम्प्लीकेशन ना सिर्फ पार्टी बल्कि इसके चेयरमैन पे भी होंगे। तो ये तो हाईकोर्ट ने लिख के दे दिया, इसलिए मुझे इसको कहने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जब आप फॉल्स एफिडेविट देते हैं उसकी बड़ी सीरियस इंप्लीकेशंस है। जब आप प्रोहिबिटेड ऑफ फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट करते हैं, अभी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया वो बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फॉरेन कंपनी से हमारी फंडिंग हुई है और उसमें अपने कैवियाट्स निकालते हैं जो है, तो ये बहुत सीरियस हो जाता है मामला। फिर इसकी इंप्लीकेशंस डाउनस्ट्रीम, फिर जिस तरह पीटीआई के जो एम्प्लॉइज हैं, इनके 4 एम्प्लॉइज के पर्सनल अकाउंट्स में पैसा आया, फिर उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसमें जो क्रिमिनलिटी है। जरा मुझे बिलाल महमूद साहब को लाने दीजिए। बिलाल साहब, जिनको इन्होंने खुद जी बिलाल साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, मामला सिर्फ फॉरेन फंडिंग का नहीं है, तोशाखाना वाला भी जो है, अगर आप टेक्निकली देखें तो वो गिफ्ट जो है आपको जब असासे में कन्वर्ट होते हैं तो आपको अपने एसेट्स में डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो 2019 में तो कोई डिक्लेरेशन नज़र नहीं आई जो खान साहब ने की, तो आपके ख्याल में वो भी गले में पड़ सकता है या नहीं? अच्छा, मैंने वो जो तोशाखाने वाली चीज़ है ये मैंने शायद कहीं देखा है कि उन्होंने उसके अगले साल के जो असासे हैं उनमें डिक्लेयर किया हुआ है कहीं ना कहीं, ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन असल चीज़ मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा सीरियस है ये जो फॉरेन फंडिंग की बात है। तोशाखाना तो अभी इवॉल्विंग स्टोरी है, लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है ये तो बहुत ही सीरियस है, क्योंकि ये जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें ये बात काफ़ी हद तक मेरे ख्याल इस्टेब्लिश हो गई है कि फॉरेन नेशनल्स ने भी और फॉरेन कंपनीज ने भी फंडिंग की है, और इसके बड़े ग्रेव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी उनकी ज़ात के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, और उन फंड्स के लिए भी जो इकट्ठे किए गए हैं। तो ये 3 कंसिक्वेंसेस उसके नतीजे में निकल सकते हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सीरियस है, और चूँकि इसके ऊपर पिछले 8 साल की इन्वेस्टिगेशन भी इसको कंट्रीब्यूट कर रही है, तो बहुत से फैक्ट्स अब इकट्ठे हो गए हैं। यानी ये जो तोशाखाने का मामला है ये तो कुछ शायद टाइम लगे, महीना 2 महीने, जिसमें चीज़ें सब इकट्ठी हो जाएं, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे नहीं मालूम क्या होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के कॉन्सिक्वेंसेस तो इंतहाई भयानक हो सकते हैं। 2000 वो मुसलसल डिक्लेयर करना होता है, मेरे ख्याल में एक डिक्लेरेशन जो है उसमें से तोशाखाना के जो तहाइफ हैं वो मिसिंग है, उससे अगले साल में मौजूद है। लेकिन आपने सही फरमाया कि ये तो अभी इवॉल्विंग स्टोरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 8 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त भी बहुत था, और अकबर एस बाबर साहब बार बार, मुझे इनकी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, बल्कि हर पेशी के बाद ये कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया उस वक्त कवर नहीं करता था, वो एक अलहदा बात है, वो एक और स्टोरी है, लेकिन उसमें यही कहते थे कि आप डिले कर रहे हैं। तो बहुत वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, चूँकि पिल्डेट सियासी जमातों की अंदरूनी जमहूरियत पर और उनके मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखती है। आपके ख्याल में पीटीआई क्या कर सकती थी कि मामला इस जगह पर ना खड़ा हो कि उनकी पार्टी के लिए इम्प्लीकेशंस हैं, उनके चेयरमैन के लिए इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब उनके तमाम इंतखाबात का जो उनका एक जो उठान बनाई हुई है कि हम जीत जाएंगे, उसके लिए इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, तो वो क्या कर सकते थे? मुझे शक है वो कुछ कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इब्तदा ही में जो ये कंप्लेंट आई थी, वो अगर वो दे कुड हैव कम क्लीन और कहते कि ये इसमें ये चीज़ है, हमें तो पता नहीं चला, गलती से हो गया है, और उसको लेके उसकी माजरत वगैरह कर लेते, तो शायद मामला चूँकि उस वक्त इतना उठा नहीं था। लेकिन ये बार बार इसको डिनाई करते रहे हैं और बार बार इसकी इनकार करते रहे हैं, और उसके नतीजे में नए फैक्ट्स सामने आते रहे हैं। तो वो शुरू में मेरे ख्याल में इन चीज़ों को शायद एड्रेस कर सकते थे, लेकिन बार बार के इनकार के बाद अब उनका जुर्म जो है, अगर वो जुर्म बनेगा तो वो ये भी बनेगा कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ जो कि मौजूद थी उससे इनकार किया, जानबूझ के इनकार किया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया, मिस स्टेटमेंट दिया। तो उसके नतायज फिर वो, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वो मशहूर ज़माना 62(1)(f का कानून है, वो बड़े बड़े लोगों पे लगता है, और वो लगता भी ऐसे है कि फिर वो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके इम्कानात भी हो सकते हैं, और पार्टी की डिसोल्यूशन की तरफ भी मामला जा सकता है। तो ये तो बहुत सीरियस। जी बाबर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अब यह बयानिया बनाया जा रहा है, इमरान खान ने जलसों में भी कहा है कि मुझे फॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए बाहर करने की कोशिश की जा रही है, तो वो इसको लिंक करना चाह रहे हैं उनकी जो नाम नहाद थीरी है कॉन्स्पिरेसी की। आपके ख्याल में उसका असर होगा?
ये बड़ी लेम सी किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी है। सबसे पहले तो ये कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने फिर दोबारा एक पॉलिसी के तहत उनके ऊपर डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं, और जबकि ये भूल गए कि इनको इन्होंने खुद नॉमिनेट किया था। फिर जब वाना में ये जब गए थे, इन्होंने कहा था इस इलेक्शन कमीशन पे हमें भरपूर एतमाद है, पिछला इलेक्शन कमीशन जो था वो ठीक नहीं था, इस इलेक्शन कमीशन पे हमें भरपूर है। तो बेसिकली वो अब 8 साल बाद उन्होंने कोई ना कोई नैरेटिव तो बनाना है। 8 साल का केस है, आज का केस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो चाहते हैं कि जज भी उनकी मर्जी का हो, जजमेंट भी उनकी मर्जी का हो, और कानून भी उनकी मर्जी का हो, और जब चाहे वो उस कानून को तोड़ भी दें, अपने ही बनाए हुए कानून को, और फिर दोबारा उसको नाफिज कर दें। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी है। मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है कि जिस तरह कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और जिस तरह ये कंस्पिरेसी थ्योरी फ्लोट करके उसके कवर में, तो हमें इस टेंडेंसी को, ये फैशिस्ट टेंडेंसी है, इसको हमें वी शुड निप इट इन द बड, हमें इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए, आज उठाना चाहिए, इससे पहले कि ये फैल जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान को खा जाएगा। हमने कानून नाफिज करना चाहिए। अगर ये कानून जो था, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, अगर ये पॉलिटिकल फंडिंग का कानून नाफिज हो जाता वक्त पे, तो आज ये हालात ना होते। आज एक ऐसी सियासी जमात, मैं तो कहता हूं कि द रियल कंस्पिरेसी इज कि एक सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग भी बड़े बड़े पैमाने पे, गैर मुल्कियों ने फंडिंग की, भारतीयों ने फंडिंग की, गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की, अकाउंट्स को कंसील किया गया। दिस इज द कंस्पिरेसी कि एक ऐसी सियासी जमात को मुसल्लत किया जाए जिसने फिर वो जो 3.5-4 सालों में पाकिस्तान का जो हैशर किया है, दिस इज द कंस्पिरेसी। लेकिन बाबर साहब, कथा कलामी, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं बाबर साहब इस मौके पर कि ये 8 साल से केस लिंगर हो रहा है, तो सवाल ये उठाया जाएगा कि 8 साल से जो केस लिंगर हो रहा है, और उन तमाम इदारों से आपकी अपनी बेशुमार दरखास्तें मौजूद हैं, वर्बली भी आपने बात की, लिख कर भी आपने किया कि खुदारा इसको जल्दी करें, तो 8 साल से जो चीज़ लिंगर ऑन कर रही थी वो उस वक्त क्यों इन्फोर्स होनी शुरू हुई जब इमरान खान साहब की हुकूमत का धड़न तख्ता हुआ? देखिए, ये उससे पहले पेशरफ्त हो चुकी थी। मैंने यही अर्ज किया कि स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में बनी, 1 महीने के लिए, उसको 4 साल की तवालत जो थी वो इसको मैनेज किया गया। जब स्क्रूटनी कमेटी ने हमें लिख के दिया कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट बैंक के जरिए आए हैं, जो हमें इस साल दिए गए, वो इसलिए नहीं दे रहे कि हम पे पीटीआई का दबाव है, तो मैनेज तो इन्होंने किया था। उसके बाद जब ये स्क्रूटनी कमेटी ने फाइनली अंडर द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, इन्होंने जब ये अपनी रिपोर्ट जनवरी 4 को दी, और फिर उसके बाद तमाम सीक्रेसी को जनवरी 18 को खत्म किया गया, हमें स्टेट बैंक का सारा रिकॉर्ड दिया गया ताकि हम उसको परूस कर सकें, वहां से पेशरफ शुरू हुई, वहां से ये तो अगर जब आपके सिग्नल में थोड़ा सा इशू आ रहा है बिलाल साहब, अगर मैं आपके पास आऊं कि यही सवाल लेके कि इमरान खान का यह बयानिया कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये पुराने केसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है मुझे इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, ये कितना कारगर होगा आपके ख्याल में? जी, अगर सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, तो वहां पे तो शायद ये कारगर साबित नहीं होंगे, क्योंकि वहां फैक्ट्स की बुनियाद पे फैसला होता है। लेकिन अगर ये पब्लिक के अंदर आपका ख्याल है कि यह बयानिया कितना मकबूल होगा, तो उसमें मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि ये जो उसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि आप झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं, उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि आप किस तरह से कह रहे हैं और आपके मुखालफिन किस तरह से इसको काउंटर कर पा रहे हैं। उसमें इमरान खान साहब का बयानिया, उनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अब तक कामयाब है। तो अगर वो ये बाबर साहब है या अपोजिशन है जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, वो किस तरह से इस बयानिया को काउंटर करेगी, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन अदालत के अंदर मेरे ख्याल में शवाहिद बहुत मजबूत है और पीटीआई को इसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर महबूब साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, जो इलेक्शन कमिश्नर पर बिलखसूस जो हमला है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपके ख्याल में वो कितना मुअस्सर होगा? देखिए, ये उन्होंने इस बात की पेशबंदी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। आपको याद होगा जब वो सेनेट के इलेक्शन पे उन्होंने पीटीआई की लाइन को टो नहीं किया था और वो कहा था कि आइन के मुताबिक इल्जामात लगते रहे। वो इस बात की पेशबंदी भी हमने उस वक्त भी कहा था
कि ये शायद फॉरेन फंडिंग के केस में जो फैसला आने वाला है उसकी पेशबंदी है। तो मेरे ख्याल में उनका वेरी सॉरी, ऑडियो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अकबर बाबर साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? जी बाबर साहब, जी ज़रा बस मुझे बिल्कुल आखिर में ये बता दीजिएगा, यही इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल है वो क्रिटिकल है, इसके अंदर बहुत बड़ा फैसला होगा जिसको उनको करना होगा अगर हकायक उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमारा ख्याल है कि वो जा रहे हैं। आपके ख्याल में जो दबाव बिल्ड किया गया है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ज़ाती तौर पर और इस इदारे पर इज्तिमाई तौर पर, वो सही फैसला करने में रुकावट बन सकता है या नहीं? इंशाल्लाह नहीं बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, और अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कानून और शवायद की बुनियाद पे बिल्कुल मुकम्मल फैसला देता है तो ये एक जायंट लीप होगा टुवर्ड्स रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज। फिर बाकी पार्टियां भी इसी जद में आएंगी और इसी छलनी से फिर गुजरेंगी, और दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, क्योंकि एविडेंस इतना ओवरवेलमिंग है कि उसको डिनाई करना या उसको स्किप करना या साइड पे रखना मेरा नहीं ख्याल। और मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ने जो लास्ट 6 महीने में जो प्रोग्रेस हुई है, जिस तरह उन्होंने सीक्रेसी खत्म की, जिस तरह उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो कि मई 30 को आनी थी लास्ट ईयर इवेंचुअली आ गई, उसमें 80% फैक्ट्स भी आ गए, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चले हैं। और मुझे पूरा इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शन विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन एंड द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट। जितना जल्दी आप कानून को नाफिज करेंगे और किसी किस्म की किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, और ये जो बोलिंग टैक्टिक्स है जो इमरान खान कर रहा है जलसों में और ये बातें करके, उतना जल्दी हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएंगे, पर्टिकुलरली इन द पॉलिटिकल फील्ड, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। आपने इलेक्शन में इलेक्शन कवानीन को नाफिज करना है तो एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। तो मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है कि ये फैसला जो होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा ऑडियो डिस्टॉर्शन था, लेकिन बुनियादी बात समझ में आ जानी चाहिए। हकायक बहुत खौफनाक हैं और जिस तरीके से ये तमाम मामला चला है और जिस नुक्ते पर ये मामला आके खड़ा हो गया है, यहाँ से बहुत ही बड़ा करिश्मा होगा अगर इमरान खान और उनकी जमात इसके नताइज से बच सके। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आधा पाकिस्तान यानी पूरे का पूरा पंजाब इस वक्त एक शदीद आइनी बहरान की जद में है। हालत ये है कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है, वो ओथ नहीं ले पा रहे। स्पीकर साहब जो हैं, जो चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट भी थे, उनका मानना ये है कि ये इलेक्शन जाली है। गवर्नर साहब बताना चाहते हैं कि वो अभी भी गवर्नर हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको बताते हैं कि आप गैर आइनी इकदाम नहीं कर सकते। गवर्नर साहब उनको हटाने की कोशिश करते हैं। चीफ सेक्रेटरी ये कहता है कि साहब आप इनको हटा नहीं सकते। और इधर से जो पुराना चीफ मिनिस्टर है उस्मान बुज़दार, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो इस्तीफ़ा था वो भी दुरुस्त नहीं था और उसके ऊपर पिटीशन दाखिल कर दी गई है। हमारे पास सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है, माहिर कानून। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बहरान जो है इसकी जड़ क्या है? देखिए, इसकी जड़ जो अब बनाई जा रही है वो यही है कि जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा था उसको किसी तरह कलअदम करार दे दिया जाए। अगर वो इस्तीफा कलअदम हो जाता है तो फिर उस्मान बुज़दार साहब आज तक वज़ीर आला हैं। अगर वो आज तक वज़ीर आला हैं तो फिर जो इंतखाब हुआ नए वज़ीर आला का वो इंतखाब कलअदम हो जाता है। तो ये एक पूरा जो एक कज़िया है उसकी बुनियाद ये है। तो ये कलअदम करार दिया जा सकता है कतई कलामी या नहीं? देखिए, यही कानूनी और आइन ये कहता है कि एक वजीर आला इस्तीफा दे सकता है और वो इस्तीफा जो है वो एड्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें मुखातिब जो है वो गवर्नर होना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि जो इस्तीफा उस्मान बुज़दार साहब ने दिया उसमें मुखातिब गवर्नर नहीं थे बल्कि वजीर आज़म थे, और यहाँ से एक आइनी और कानूनी जो मामला है वो उठता है। देखिए, हुआ यूं कि बज़ाहिर अगर बात की दुरुस्त मान ली जाए, उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा लिखा और वजीर आज़म को मुखातिब किया, लेकिन वो इस्तीफा हासिल हुआ गवर्नर साहब को
और न सिर्फ ये उनको हासिल हुआ, गवर्नर साहब ने उस इस्तीफे को दुरुस्त मानते हुए कबूल किया। कबूल करने के बाद उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को ये कहा कि आप इस्तीफा देने के बावजूद बतौर मुस्ताफी वजीर आला काम करते रहिए, इसकी भी आइन में गुंजाइश है। और इसके बाद जब मामला लाहौर हाईकोर्ट में गया, वहां भी फरीकैन का मौक़िफ़ यही था कि उस्मान बुज़दार साहब चूंकि मुस्ताफी हो चुके हैं, अब एक इलेक्शन तो होना है, लेकिन मामला ये था कि उस इलेक्शन के लिए जो इजलास होगा असेंबली का, उसकी सदारत कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेंगे या कोई और करेगा। यह मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उस मामले को तय कर दिया और कहा कि डिप्टी स्पीकर साहब ही उस इजलास की सदारत करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के तहत इजलास हुआ। उस इजलास में एक इंतखाब हो गया। वो इंतखाब धींगा मुश्ती के आलम में हुआ, ठीक बात है, लेकिन एक इंतखाब हो गया और डिप्टी स्पीकर ने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि इंतखाब हुआ है और उस इंतखाब में हमजा शहबाज साहब जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। अब आइन हमारा ये कहता है कि असेंबली के अंदर की जो कार्रवाई है उसके हवाले से जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है जो इजलास की सदारत कर रहा है, उसने सर्टिफिकेट देना होता है कि वो इजलास हो गया और उसका ये नतीजा निकला। तो उनका जब सर्टिफिकेट आ गया तो अब सवाल ये है कि क्या गवर्नर साहब ये मौक़िफ़ अपना सकते हैं कि उन्होंने जो इस्तीफा कबूल किया था उस्मान बुज़दार का, वो उन्होंने गलत कबूल किया था, यानी कि वो अपने ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलत इस्तीफा कबूल किया, मेरी गलती की वजह से ये इजलास हुआ, हाई कोर्ट उसमें मामले में शामिल हुआ और उसके बाद एक इंतखाब हो गया जिसको डिप्टी स्पीकर ने सर्टिफाई भी कर दिया है। अब उनका मौक़िफ़ ये है कि क्लियरली सलमान साहब कि जब हाई कोर्ट ने उस इंतखाबी अमल को जारी रखने का हुक्म सादर कर दिया और उस इंतखाबी अमल को मुकम्मल करना हुआ जिस अंदाज से भी हुआ, तो वो तमाम तावीलें, वो तमाम एक्सप्लेनेशन, वो तमाम बहाने कि जी पहला इस्तीफ़ा ही काबिल कबूल नहीं था, वो तो फिर रिडेंडेंट नहीं हो जाते क्या? ये मेरी यही गुजारिश है और यही मामला मैं समझता हूं अब हाई कोर्ट के सामने जाएगा तो इसका हल सामने आएगा कि ये क्या गवर्नर साहब आज कह सकते हैं कि उन्होंने वो चूंकि गलत एक इस्तीफा कबूल किया था लिहाजा तमाम मामले को कलअदम करार दिया जाए। कानून में हमारे दो मैं समझता हूं उसूल हैं जिनको हमें सामने रखना होगा। एक उसूल है जिसको हम कहते हैं सब्सटैंशियल कंप्लायंस, यानी कि गवर्नर साहब ने ये तसव्वुर किया कि ये इस्तीफा मेरे पास आ गया है, मुझे मार्क हो गया है, लिहाजा ये मुझे ही मुखातिब कर रहा है, अगरचे ये वजीर आजम के दफ्तर से होकर मेरे पास आया है, या हो सकता है उस इस्तीफे में उनको कॉपी किया गया हो। जो भी हुआ उन्होंने ये कबूल किया कि इस्तीफा मुझे मुखातिब है और मैं इसको मानता हूं, इसको कबूल करता हूं। जब उन्होंने उसको कबूल कर लिया और उसके बाद मामला आगे बढ़ गया तो न सिर्फ ये सब्सटैंशियल कंप्लायंस का उसूल कार फरमा हुआ, एक दूसरा उसूल हुआ करता है जिसको हम बहुत अहमियत देते हैं, पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि यह मामला आगे बढ़ गया और अगर कोई इसमें सुकुम था भी तो वो अब पास्ट एंड क्लोज्ड हो गया है। उसके बाद के जो इक़दामात हैं वो शमूल हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद अब उस पिछले सुकुम को नहीं उठाया जा सकता। तो मेरी नजर में इन दोनों उसूलों की रोशनी में अगर इस तमाम मामले को हम देखें तो इलेक्शन भी हो गया, वजीर आला का इंतखाब भी हो गया और अब हाई कोर्ट के सामने जब मामला आ गया है तो हाई कोर्ट इन दो उसूलों की रोशनी में जो भी फैसला करेगा मेरी नज़र में वो फैसला दुरुस्त होगा। क्या कानून समझने वाले जो हैं आप जैसे लोग और जो मोहतरम जज साहबान हैं वो गवर्नर के आमाल की नीयत के ऊपर भी जा सकते हैं कि किस याक़ सबाक में ये बात की जा रही है, गवर्नर का अपना इस तमाम किस्से के अंदर रोल क्या है, मरकज़ियत क्या है, या आपके ख्याल में ये नीयत वगैरह जो है ये शायद इस मामले पर असरअंदाज ना हो? नहीं, जरूर असरअंदाज होगी। देखिए, क्या गवर्नर साहब का मौक़िफ़ यही होता अगर परवेज़ इलाही साहब मुंतखब हो गए होते? बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि चूंकि परवेज़ इलाही साहब मुंतखब नहीं हुए, हमजा शहबाज साहब मुंतखब हुए, इसलिए ये जो इंतखाब है इसको कलअदम करार देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ बिल्कुल नजर आता है कि एक सियासी मकसद है जिसको हासिल करने के लिए गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि मेरा जो इस्तीफा कबूल करना था उसको कलअदम समझा जाए। गवर्नर साहब की अपनी हालत बड़ी बिल्कुल आखिर में प्रिकेरियस है, उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, उनको बताया जाता है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से कि आपके अहकामात जो हैं अगर इस सिमत में गए तो ये गैर कानूनी होंगे, गैर आइनी होंगे, उसको हटाते हैं, चीफ सेक्रेटरी मानने को तैयार नहीं है। तो गवर्नर साहब के अपने ओहदे की वक़्त और अहमियत क्या रह जाती?
देखिए, गवर्नर का जो ओहदा है उसके साथ दो बड़े इख्तियारात मंसूब हैं। एक इख्तियार तो यही है कि उसको जब कोई एडवाइस मिलती है तो उस एडवाइस पे वो अमल करे, और उसको एडवाइस या मशवरा या सिफारिश जो है वो वजीर आला की तरफ से मिलनी होती है। जब तक वजीर आला की तरफ से एडवाइस ना मिले वो अमल नहीं कर सकता। दूसरा जो इख्तियार गवर्नर को हासिल है, वो जब कोई बिल गवर्नर के पास आता है असेंबली से मंजूर शुदा, तो उस बिल को वो अपनी असेंट देता है, यानी कि उसको दस्तखत करके वो कानून में तब्दील करता है। ये दो बड़े इख्तियारात हैं जो एक गवर्नर के पास हुआ करती हैं। अगर गवर्नर साहब ये चाहें कि वो अपने सेक्रेटरी को तब्दील कर दें, तो मेरी नजर में ये इख्तियार उनके पास नहीं है। ये इख्तियार हुकूमत का इख्तियार है, वजीर आला और काबीना का इख्तियार है। लिहाजा ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ब्यूरोक्रेसी में कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। जो अफसर तैनात किया गया है उस अफसर को तब्दील करने का हक या इख्तियार वो नहीं रखते। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और रहनुमाई की। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। पाकिस्तान की मईशत कहाँ पर खड़ी है, हमारे पास इरफान इकबाल साहब मौजूद हैं जो सदर हैं FPCCI, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री का नुमाइंदा इदारा है, तमाम चेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा, मैं आपका एक इश्तिहार देख रहा था जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से जारी किया गया, तो ये काफ़ी एक खौफनाक तस्वीर नज़र आती है मईशत की। जो आपने डेफिसिट्स काउंट किए हैं, इन्फ्लेशन का जो जिक्र किया है, फूड सिक्योरिटी का जिक्र किया है, पॉलिसी रेट हाइक का तो खैर मामला चलता रहता है। तो मैं आपसे कैप्सूल फॉर्म में जानना चाहता हूँ कि हालात क्या हैं जहाँ पर पाकिस्तान मुआशी तौर पर खड़ा है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपके पास जो है ना, जो रिजर्व हैं वो आपके पास है $11.3 बिलियन के, और $11.3 बिलियन जो है ना, ये तकरीबन कोई 50 डेज़ के रिजर्व है कि आप उस पर इम्पोर्ट कर सकेंगे, अदर उसके बाद डिफ़ॉल्ट है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी, आप अगर इम्पोर्ट को देखें तो इम्पोर्ट हमारी 58.8 बिलियन को टच कर गई है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 23.5 बिलियन पे है। बहुत बड़ा गैप है इसके दरमियान। अब आप रेमिटेंस कितनी भी कर लें, 31 बिलियन की पिछली बार हुई थी, इस बार भी अंदाजा है कि 30-31 के करीब होंगी। तो अगर उसको भी कर लें आप, उसको ये एक्सपोर्ट को भी साथ मिला लें, तब भी जो इस बार खसारा बहुत बड़ा होगा। मेरा जो अंदाज़ा है कि 12 बिलियन के करीब जो है ना, मुझे खसारा नज़र आ रहा है इस साल, जो होने का अंदेशा है। और दूसरी बात जो मैं इसमें आपसे ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ऊपर से हमारे जो रेट है उसके क्या नाम है, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इन्होंने कर दिए 12.25%। अब आप इस रीजन में जब तकाबुल करते हैं, जब देखते हैं आप, तो यहाँ पे मलेशिया 2% पे है, चाइना 3.85% पे है, इंडिया 4% पे है, आपका बांग्लादेश 5% पे है। हम कहाँ पे, हम उनको कैसे कम्पीट करेंगे? तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने कर दिया था, वो कह रहे थे सियासी बहरान भी चल रहा था और रुपए की कलाबाजियां लग रही थी, मुझे कुछ तो करना था, तो झटके से कर दिया उन्होंने जल्दी से। तो सियासी बहरान तो अभी भी है, सियासी बहरान तो अभी भी चल रहा है, और सच्ची बात है कि और अभी तक जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिकली स्टेबल हो नहीं सकता ये मुल्क। इसलिए हमें, मैं तो अपने तमाम जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं उनसे दुआ करता हूँ, कहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। पाकिस्तान के ऊपर रहम करेंगे तो पाकिस्तान के बेहतर होंगे हालात। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, मुझे तो अगर ये इसको नहीं फौरी तौर पे किया गया, आपने रिजर्व को बेहतर नहीं किया गया, तो मुझे तो हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। तो रिजर्व को कैसे बेहतर करेंगे? पैसे लेने पड़ेंगे ना, फिर IMF के पास तो खैर जा ही रहे हैं, एंडोर्समेंट हो जाएगी, IMF के पास UAE से लेंगे, सऊदी अरब से लेंगे, कहाँ से लेंगे? देखिए, आपको एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेरी एक इसमें राय है इस वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि अगर फौरी तौर पे हमने पैसे अगर करने हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं, हमारे पास पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं, और कई आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार डॉलर्स मौजूद हैं। नई स्कीम ले आए, नई स्कीम ये ले आए कि आप कहते हैं कि भाई जिसके पास डॉलर है और वो जमा कराएगा, किसी भी बैंक में जमा करा देगा, कमर्शियल बैंक में आके पाकिस्तानी बैंक में जमा कराए, 18 महीने बाद या 12 महीने बाद या 24 महीने बाद उसके पैसे वाइट कंसिडर किए जाएंगे। तो लोगों के पास जो पैसे हैं वो सारे के सारे बैंकों में। एमनेस्टी स्कीम इतने बड़े पैमाने पे, अब वो रुपयों वाली एमनेस्टी स्कीम्स नहीं हजम होती, अब डॉलरों वाली एमनेस्टी स्कीम ले आए हम। देखिए, मेरी बात सुने, इस वक्त जो सिचुएशन है वो अपना बिल्कुल अलार्मिंग है। हमें कोई ना कोई आउट ऑफ बुक्स कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा।
तब जाके हमारे ये मसले मसाइल हल तो होंगे। अगर ये करते हैं हम, तो आपके ख्याल में कितने डॉलर्स इकट्ठे हो सकते हैं? कम अज कम 5 to 10 बिलियन 5 to 10 बिलियन 10 बिलियन डॉलर ये अपने बैंकों में आ जाएंगे और पाकिस्तान का जो दूसरे मसाइल हैं, दूसरे सारे मसाइल सब हल हो जाएंगे। ट्रस्ट कौन करेगा? ये देखें, ट्रस्ट कौन, एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स एक मतलब फ्रीज भी हो चुके हैं, ट्रस्ट कौन करेगा कि जी ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये भी कहा था, पिछली गवर्नमेंट से भी ये कहा, इस गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि जो आपका है ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी है इसको भी लीगलाइज करें। देखिए 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इसमें, और ये पैसे जो ना बाहर से जाके आपसे सिंगापुर से कैश होते हैं, दुबई से कैश होते हैं, जाके पाकिस्तान को रिजर्व में मिलते नहीं है। एक तो टैक्स रेवेन्यू में मिलेगा। आई डोंट नो कि क्या वजह है, क्यों नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही। पूरी दुनिया में काम शुरू हो गया। दुबई में तो उन्होंने पूरा एक इसके ऊपर सेमिनार कर दिए हैं, एग्जीबिशन लगा दिया, पूरा बताया कि जी इस वजह से करना हमने, तो हम क्यों नहीं कर रहे? 20 बिलियन की इसमें है इन्वेस्टमेंट, 20 बिलियन डॉलर की। तो ये इसको करें, यहाँ से आए, फिर जो पैसे लोगों बाहर से आईटी के जो पैसे हैं वो आईटी के लोगों को लाने दे पैसे यहाँ पे, और उनको अपना कोई इंसेंटिव दे दे ताकि वो पैसे यहाँ पे लेके आए, वो बाहर पार्क ना कराएं। पैसे यहाँ पे आने चाहिए, तभी जाके इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। आपने ये भी जिक्र किया इन्फ्लेशन का और फूड सिक्योरिटी का, और आपने लिखा फूड इन्फ्लेशन हैज क्रश्ड द मासेस on the back of international fuel and commodities prices and supply side mismanagement। ये सप्लाई साइड मिसमैनेजमेंट क्या है? मैं बताता हूँ। सप्लाई साइड ये मिसमैनेजमेंट है कि आपके पास अगर वीट है तो आपने देखा है कि यहाँ से स्मगल होकर उसमें जारी है, क्या नाम है, अफगानिस्तान में, तो उसको कंट्रोल करें। अब उसकी प्राइसेस जो है ना वीट की बढ़ रही है क्योंकि सारी स्मगलिंग होके वहाँ पे जा रही है, और वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वो जगह यहाँ से स्मगल हो जाती है। ये चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना हमारे पास करेक्ट डाटा होने चाहिए, हमारी डिमांड कितनी है उसके मुताबिक रखें, बाकी उसको जो है उसको आप हम एक्सपोर्ट कर दें। जैसे शुगर हम कह रहे हैं जी इस बार ज़्यादा है, शुगर को हम टाइमली एक्सपोर्ट करें, ये ना हो कि बैठे रहे बाद में शॉर्टेज हो जाए। तो हर चीज़ का डाटा करेक्ट लेना पड़ेगा और टाइमली करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज तो यहाँ पे आप देखिए जीडीपी का जो करंट अकाउंट खसारा जो मेरे ख्याल में इस वक्त है वो 4% के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप अपना देखें कि आपका जो 9 माह का तजारती खसारा है वो आपका 5 अरब बिलियन डॉलर है, इससे भी तजावज़ कर गया है। तो ये सारी चीज़ें जो ना, ये इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो फिर आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। आपको देखें आपकी सारी प्राइसेस घी की, और ये आपका 7 माह का मालियाती खसारा 1862 मिलियन रुपीज़ है। 9 माह का तजारती खसारा वो 6,46,500 मिलियन है। आपका 8 माह का करंट अकाउंट खसारा 12.1 बिलियन डॉलर का है। गैर मुल्की जो सरमायाकारी FDI है वो आपका सिर्फ जब उसका रहेगा 1.2 बिलियन। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो मुझे तो जो नज़र आ रहा है कि अगर हमने जाके इसको ना देखा और इसके ऊपर हमने पूरी वर्किंग ना की तो आगे डिफॉल्ट होने के मुझे खतरात बहुत अल्लाह खैर करे। हम श्रीलंका के वाले रूट पे नहीं जाना चाहते। बिल्कुल आखिर में स्टेट बैंक का गवर्नर यही रहे या तब्दील हो? देखिए जी, स्टेट बैंक का गवर्नर जो है ना ये तब्दील करें या वो करें मुझे नहीं पता, पर पॉलिसीज को ठीक करें। ये पॉलिसीज ठीक नहीं है, हम मुकाबल नहीं कर सकते अपना बाकी पूरे इस रीजन का। आपका जो सबसे बड़ा रेट हाइक का मसला है तो वो तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने किया है, उस वक्त तो हुकूमत ही कोई नहीं थी। जी मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारा चीजें जो ना आपको देखनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। अब हुकूमत आ गई है ना तो हुकूमत इसमें इंटरवीन करे और चीजों को लेके आए, उसमें अपना कम करे इसको। हालात नाजुक है, हालात नाजुक है, और मैं आपको बता दूं हालात जो ना ठीक नहीं है, और अगर हमने मौके पे अपनी चीजों को ना संभाला तो हमारे लिए और मुश्किलात होंगी। अल्लाह खैर और खुदा के लिए लेकिन अल्लाह खैर करता है इसको ठीक कराएं जो तदबीर करते हैं। इरफान इकबाल शेख साहब, सदर FPCCI, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।